हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज एग्जाम बेदा की टीम की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन है। हम महाशिवरात्रि के पर्व पर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, प्रदान करते हैं। हमारी टीम करती है कि आप अपनी सफलता को एक नया रूप दें, नया आयाम दें और सफलता को अर्जित करें। उसी के साथ हम आज अपने लोकप्रिय टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज संविधान को मैं उस तरीके से बताने जा रहा हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। शायद संविधान तो सब जानते हैं, लेकिन संविधान की अंडरस्टैंडिंग को कोई नहीं समझता है। आज वो अंडरस्टैंडिंग आपको देने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो बात आ रही है भारतीय राज्य व्यवस्था की। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ाने से पहले बच्चों आपको परिचित कराना चाहते हैं कि राज्य व्यवस्था शब्द क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में पॉलिटी बोलते हैं। यहां पॉलिटी एक शब्द आएगा, आप देखेंगे पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी मतलब क्या है? पॉलिटी मतलब हर देश की पॉलिटी है। पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था कंसेप्ट एक व्यापक कंसेप्ट है। ये तो हर देश की पॉलिटी होती है, चाहे भारत की पॉलिटी हो, चाहे अमेरिका की पॉलिटी हो, चाहे चाइना की पॉलिटी हो। तो पॉलिटी एक व्यापक कंसेप्ट है, लेकिन हम यहां इंडियन कंसेप्ट को वर्ड के कंसेप्ट जोड़ को आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए अब हम यहां बात चलते हैं पॉलिटी पर। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, पॉलिटी पॉलिटी मतलब क्या होता है? एक्चुअली पॉलिटी शब्द पोलिस शब्द से बना हुआ है। पॉलिटी शब्द पोलिस शब्द से बना हुआ है। पोलिस शब्द से बना हुआ है। पॉलिटी शब्द पोलिस शब्द से बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है पॉलिटी शब्द, यानी ये पोलिस शब्द से बना हुआ है, जिसका शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है शहर, शहर या राज्य से मतलब होता है। ठीक है, शहर कहने का मतलब यहां पॉलिटी, यहां थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ बच्चों, पॉलिटी POLITY हुआ, ध्यान दीजिएगा। पोलिस मतलब शहर, स्टेट मतलब राज्य से है। स्टेट मतलब यहां राज्य से मतलब है, राज्य। पॉलिटी दो शब्दों से, पोलिस और स्टेट से मिलकर बना पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है शहर या राज्य। देखिए पॉलिटी जानने के पहले हम ये जानते हैं कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलिटी में आप चार कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स। पॉलिटी का मतलब होता है बेटा, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी 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 शब्द क्या है? पॉलिटी का मतलब होता है व्यवस्था से। यहां पॉलिटी का मतलब व्यवस्था होता है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जैसे अपने घर संचालन के लिए, हम अपने घर के हैं तो घर में सबके घर के व्यक्तियों में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। अपने गांव में व्यवस्थाएं होती हैं। हमारे देश में बहुत संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। सबके समाज में कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हैं। सपोज दैट, मान लीजिए आपके परिवार में अब बूढ़े बाबूजी हैं, दादाजी हैं, या मेरे पापा जी हैं। पापा और दादाजी ने एक व्यवस्था बनाया है। व्यवस्था यह बनाया है कि हमारे घर में अगर दुल्हन आएगी तो उसको घूंघट ढालना पड़ेगा, उसको यहां नहीं जानना पड़ेगा, कुछ नियम होंगे, कुछ बंदिशें होंगी। उसी प्रकार किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। जैसे एक परिवार की व्यवस्था है, परिवार की व्यवस्था तो कोई लिखित होती नहीं है। समाज की कुछ व्यवस्थाएं लिखित नहीं होती हैं, जिनको हम लोग केवल फॉलो करते हैं कि हाँ ये व्यवस्था ऐसी होती है। तो यहां जो व्यवस्था है, व्यवस्था यहां देश या प्रदेश की व्यवस्था से मतलब है। यहां पॉलिटी का मतलब होता है व्यवस्था से। पॉलिटी का मतलब व्यवस्था से है। व्यवस्था मतलब किसी देश को चलाने के लिए जो नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं,
किसी देश को संचालित करने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसी की व्यवस्था कहा जाता है। व्यवस्था तो एक समझ लीजिए कि सीमित कंसेप्ट है। अगर इसी व्यवस्था का संचालन यदि वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है, यानी विश्व लेवल पर अगर हम किसी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो वही क्या कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। मान लीजिए भारतीय व्यवस्था है, भारत की राज व्यवस्था है, इंडिया की व्यवस्था है, चाइना की व्यवस्था है, रूस की व्यवस्था है, अमेरिका की व्यवस्था है। तो पूरे विश्व की पॉलिटी का जब समग्र और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उस व्यवस्था को हम राजनीति विज्ञान बोलते हैं, उसी को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। हमने इसके पहले कभी बच्चों को बताया था कि जब विज्ञान का प्रयोग व्यक्ति और समाज पे किया जाता है तो विज्ञान बन जाता है। यानी व्यक्ति और समाज का प्रयोग जब व्यक्ति और समाज पर विज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाता है, सामाजिक विज्ञान बन जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है, सामाजिक विज्ञान है। व्यवस्था का मतलब होता है नियम कायदा कानून, यानी नियम कायदा कानून को संचालित करने के लिए पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, उनकी अपनी अपनी अलग व्यवस्था है। भाई हमारे घर की अलग व्यवस्था है, आपके घर की अलग व्यवस्था होगी, आपके गांव की अलग व्यवस्था होगी। अभी जाति को देखें तो हिंदू की अलग व्यवस्था है, मुसलमान के शादी ब्याह की अलग व्यवस्था है, सिखों के शादी ब्याह की अलग व्यवस्था है, पारसी समुदाय के शादी ब्याह की अलग व्यवस्था है। उसी प्रकार समग्रता से जब हम अध्ययन करते हैं तो इंडिया के कायदे कानून अलग हैं, उनको देश चलाने की व्यवस्था अलग से है। हाँ, चाइना के देश चलाने की व्यवस्था अलग से है, मतलब रसिया को चाइना देश चलाने की व्यवस्था अलग से है। इन्हीं व्यवस्थाओं का समग्र अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो बाबू उसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीति विज्ञान बोलते हैं। बात समझ में आई? पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था मतलब एक संकीर्ण कंसेप्ट मान सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर देश की बात करता है राज व्यवस्था। अगर राज व्यवस्था का अध्ययन हम वर्ल्ड लेवल पर तुलनात्मक रूप से करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान बोलते हैं। उसी को हम राजनीति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अभी तक बच्चों को बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, उनको एक कंसेप्ट नहीं है कि पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और पॉलिटिक्स क्या होती है। हम आपको आज वेरीफाई कर रहे हैं, आपको समझाना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के बीच अंतर क्या होता है। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे किसी देश के गांव की व्यवस्था होती, समाज की व्यवस्था होती है, लेकिन यहां जो बात चल रही है, यहां देश की बात चल रही है। इंडियन पॉलिटी, चाइनीज पॉलिटी, रशियन पॉलिटी, अमेरिकन पॉलिटी, इन्हीं का समग्र विश्लेषण तुलनात्मक ढंग से अगर इनका अध्ययन करते हैं कि क्या डिफरेंस है हमारी व्यवस्था में, इंडिया की व्यवस्था में, दोनों में सामंजस्य क्या है, हमारी व्यवस्था उनकी व्यवस्था कैसे प्रभावित करती है, इन्हीं व्यवस्थाओं को समग्र रूप से अध्ययन करना हमको क्या कहलाता है, वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जिसे हिंदी में संविधान बोलते हैं। संविधान, संविधान जिसका शाब्दिक अर्थ है संविधान। संविधान, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, धन विधान। ऐसा विधान, ऐसा कायदा, ऐसा नियम, ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो, मतलब उसी को संविधान कहा जाता है। मतलब संविधान का मतलब नियमों कानूनों का ऐसा संग्रह जो किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए पर्याप्त हो, उसी को संविधान कहता है। यानी पॉलिटी में जो व्यवस्था बनाई गई बाबू, किसी की व्यवस्था को संचालित करने कुछ लाज होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे, कुछ कानून होंगे, उसी को तो हम संविधान बोलेंगे। भाई सबके देश का जैसे संविधान होगा। भाई मान लिया
हमारा फैमिली है, हमारे परिवार का भी कुछ ना कुछ संविधान होगा, वो मौखिक संविधान होता है। किसी समाज का कुछ न कुछ संविधान होता है, वो मौखिक संविधान होता है। हिंदू भाइयों का अलग संविधान है, मुस्लिम भाइयों का अलग संविधान है। वो संविधान चूंकि लिखित नहीं है, वो मौखिक रूप से वो पीढ़ियों परंपराओं पे चला आता है। आज के 50 साल पहले हमारे पूर्वज क्या व्यवहार करते थे, आज हमारे पूर्वज क्या व्यवहार करते हैं, कुछ न कुछ व्यवहार में परिवर्तन आया है। क्योंकि समाज में परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, तो प्रकृति के अनुसार सब देश की अपनी अपनी व्यवस्थाएं बदली हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संविधान क्या है? संविधान का मतलब नियमों कानूनों का संग्रह, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है, और वहां वो कानून व्यवस्था ऐसी है जो सब पर समान रूप से लागू होती है। इसी के लिए संविधान कहा गया। सम मतलब बराबर, विधान माने कानून। अब बात ये आती है कि तीन चीजें तो क्लियर हो कि पॉलिटी मतलब व्यवस्था होती है। अब व्यवस्था का अगर समग्र अध्ययन किया जाता पूरे वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता सारे देश की व्यवस्थाओं का, अमेरिका, चाइना, जापान, रसिया, यानी विश्व में जितने भी देश, उनका समग्र विश्लेषण किया जाए तो वो आ जाता है हम पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान। और राजनीतिक विज्ञान की बात आती संविधान की बात, तो संविधान क्या है? आपने जाना कि व्यवस्था को संचालित करने के लिए, किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ कायदे और कानून होते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। भाई नियम बनेगा, आपके घर की व्यवस्था चलाना हो तो कुछ नियम कायदे कानून होंगे कि नहीं? उसी व्यवस्था का संचालन करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की व्यवस्था को चलाने के लिए इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका की व्यवस्था को चलाने के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइना की व्यवस्था को चलाने के लिए चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन है, रसिया की व्यवस्था को चलाने के लिए रसिया के कायदे नियम कानून है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नियम कायदे कानून, यानी व्यवस्था को संचालित करने के लिए, किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उसी को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। अब बात यह आई है कि पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है संविधान का एप्लीकेशन। जैसे आपने जाना विज्ञान है, अब विज्ञान और तकनीकी की बात अगर करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? भाई साइंस का एप्लीकेशन ही टेक्नोलॉजी है। आपने देखा कि साइंस में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उनका एप्लीकेशन किया जाए, उसी एप्लीकेशन का जैसे टेक्नोलॉजी के रूप में आता है, उसी तरह संविधान का एप्लीकेशन राजनीति आता है। सपोज दैट, मान लीजिए हमारे देश में चुनाव हुआ, पता चला सपा और बीजेपी में कुछ सीटों का अंतर आया, उसने बहुमत नहीं पाया, यानी मान लीजिए बीजेपी ने बहुमत नहीं पाया, तो इसमें तोड़ मरोड़ क्या होगा? कुछ पार्टियां तोड़ मरोड़ करके एक दूसरे को मिला करके अपना नेता चुन करके अपनी सत्ता बना के बहुमत हासिल करके देश में मुख्यमंत्री का पद धारण करेंगी। यानी अपनी शासन को, सत्ता को चलाने के लिए कुछ न कुछ तोड़ मरोड़ करेंगी। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। यानी संविधान का एप्लीकेबल, संविधान का एप्लीकेशन, संविधान के एप्लीकेशन को, संविधान को कैसे एप्लीकेबल किया जाए, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। भाई संविधान ने प्रधानमंत्री का पद दिया है, मुख्यमंत्री का पद दिया है, राष्ट्रपति का पद दिया है, और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का पद हासिल करने के लिए हम किस गणित का प्रयोग करेंगे, और वही गणित ही क्या है? पॉलिटिक्स है। पता चला कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी को मिला करके, किसी दूसरे पार्टी को धोखा दे करके अपनी सत्ता हासिल करके राजनीति में आ गई, वही पॉलिटिक्स है। ये बात कंफर्म हो गई बच्चों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 स्टेप्स, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटी मतलब होता है राज व्यवस्था से है, और उस राज व्यवस्था का विश्व लेवल पर जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि किस देश की व्यवस्था कैसे है, अमेरिका, चाइना, जापान, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। जब उस पॉलिटिकल साइंस को, उस व्यवस्था के नियमों, कायदे, कानून की बात होती है कि किसी देश के क्या नियम है, क्या कायदे हैं, क्या कानून है,
उसी को संविधान बोला जाता है। संविधान का मतलब होता है समधन विधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान होगा। इसलिए सब देश की व्यवस्था में सब देश के वासियों का अलग अलग उनका संविधान होता है। अमेरिका, चाइना, जापान, यानी वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उनका सबका अपना अपना संविधान। अब उसी संविधान का व्यवहारिक रूप से जो प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन जो है, वही पॉलिटिक्स कहलाता है। यानी हम पॉलिटिक्स संविधान के दायरे में रह के करते हैं। कोई संविधान से हटकर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। अगर संविधान से हटकर कोई पॉलिटिक्स करता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रखता है, उस पर सब कुछ रखता है। ठीक, हम उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब आता है कि देखिए, संविधान को जानने के पहले बच्चों, संविधान को जानने के पहले यह जानना होता है कि हमको राजनीति आई कहां से, राजनीति की जन्मस्थली कहां है। जो व्यक्ति पॉलिटी या राजनीति पढ़ना चाहता है, अगर राजनीति की जन्मस्थली नहीं जाना, उसका ज्ञान अधूरा है। यहां ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग दोनों बात की जा रही। ज्ञान का मतलब होता है जो आपने पुस्तकों से सीखा है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जब आपको सामंजस्य या विश्लेषण करने की क्षमता डेवलप हो गई खुद, उसी को ज्ञान कहा जाता है। उसको व्यवहारिक जीवन में अप्लाई कैसे करेंगे। हम यहां एक चर्चा करते हैं कि सुकरात, देखिए बच्चों, प्यारे दोस्तों, यहां हमारे कुछ बच्चे भी हैं, प्यारे दोस्त भी होंगे, क्योंकि बच्चे तो वही होंगे जो बच्चे होंगे। हालांकि मैं टीचर हूं तो मेरे लिए तो सब बच्चे हैं, चाहे मेरी एज कम हो या ज्यादा हो। तो बात करते हैं यहां राजनीति की, सुकरात की बात करते हैं। हम कहते हैं राजनीति की जो शुरुआत होती है, देखिए सभ्यता जब पनपी है तो पहले एक आदमी संसार में पैदा हुआ होगा। पहले एक आदमी संसार में पैदा हुआ, दो पैदा हुए, उससे 2, 3, 4, 5 ऐसे सारे सिस्टम चले। तो अगर किसी समाज में कई सारे लोगों का उदय हो गया है तो वहां आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी, आपसी झगड़े होंगे। तो प्राचीन सभ्यता में हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर जब समाज में गंदगियां फैलाया तो उसमें एक पावरफुल व्यक्ति पैदा हुआ, शक्तिशाली पैदा हुआ, बाहुबली पैदा हुआ। भाई पहले तो ना राजनीति थी, ना नियम थे, ना कायदे थे, कानून थे। जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो पावरफुल था वो सत्ता का भोग करता था। तो यहां सत्ता का भोग करने के लिए एक राजा पैदा हुआ। सत्ता का भोग करने के लिए एक राजा पैदा होता है। सत्ता का भोग करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इन पर शासन करने के लिए एक बाहुबली पैदा होता है जिसके पास धन है, पैसा है, संपत्ति है, ताकत है। इसी को राजा कहा गया। इसी को क्या कहा गया? राजा। भाई जब समाज में, अभी कुत्तों की फौज में देखिए, जो ताकतवर कुत्ता है राजा बनता है। जंगलों में देखिए शेर राजा होता है, चूंकि शेर बाहुबली होता है, ताकतवर होता है। वही प्राचीन काल की सभ्यता में यही था कि जो ताकतवर बना वो राजा बना। तो उसी बीच में हमारे आते हैं सुकरात। सुकरात ग्रीक के महान दार्शनिक सुकरात। सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चिंतक थे, महान चिंतक थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने एक प्रेमिका से प्यार किया था। इनके प्यार की दखल में राजा ने दखल अंदाजी दे दी। इनके प्यार में राजा ने दखल पैदा किया। इन्होंने राज्य के अस्तित्व को नकार दिया। कहा राजा कौन होता है, कहां से राजा पैदा हुआ? मनुष्य आजाद रूप से आया है, तो यहां राजा शब्द कहां से आ गया? तो इसने राज्य की घोर आलोचना की। कहा राज्य कुछ नहीं मानता, मैं आजाद हूं, मैं चाहे जो करूं, आई एम फ्री, आई कैन डू एज आई लाइक। तो इनके सारे वचनों को, सुकरात साहब के सारे वचनों को, अब यह आता है कि राजनीति की शुरुआत पूरे वर्ल्ड लेवल पर करने वाला पहला व्यक्ति सुकरात पैदा हुआ, जिसने राजनीति के बारे में कुछ न कुछ लोगों को ध्यान आकर्षित किया। तो उन्होंने, इनके बहुत अच्छे शिष्य थे प्लेटो।
प्लेटो को सुकरात की सारी बातें अच्छी लगी, बहुत प्रभावित हुआ, सुकरात की सारी बातों से प्लेटो प्रभावित हुआ। प्लेटो ने जो सुकरात ने जो कुछ बोला, चूंकि वो अनपढ़ था, जो कुछ बोलता था केवल बोलता था, कहीं लिखित नहीं था, उसी के स्टेटमेंट को सारे लिखने का काम प्लेटो ने किया। प्लेटो ने द एकेडमी की स्थापना किया, यानी सुकरात के सारे विचारों को लिखने के लिए, इनके अध्ययन के लिए उन्हें द एकेडमी की स्थापना की। और एक बुक लिखा प्लेटो ने, रिपब्लिक। प्लेटो ने कौन सी बुक लिया? रिपब्लिक। उसी रिपब्लिक बुक में उन्होंने सुकरात के सारे स्टेटमेंट को किया, कंठस्थ किया, डिस्क्राइब किया और एब्जॉर्ब किया। बाद में इसी एकेडमी का एक विद्यार्थी हुआ, इसी द एकेडमी का एक स्टूडेंट निकला, अरस्तु। अरस्तु जो है, क्योंकि सुकरात का शिष्य कौन हुआ? प्लेटो। अब प्लेटो का शिष्य होता है अरस्तु। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखता है? द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स। अरस्तु ने द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी और राजनीति विज्ञान के बारे में पहला विचार देने वाला क्या कौन हुआ? अरस्तु। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक प्रश्न ऐसा क्वेश्चन आया है, कई जगह सवाल आते हैं, ये समझ लीजिए जीके के प्रश्न है। ये शुरुआत है राजनीति की, तो राजनीति की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई? एथेंस में हुई, ग्रीक में हुई। और ग्रीक में राजनीति की तरफ विचार लाने का प्रयास करने वाला कौन व्यक्ति बिना? सुकरात। सुकरात के सारे विचारों को द एकेडमी में अध्ययन के लिए कौन प्रेरित करता है? प्लेटो करता है। प्लेटो ने सारे स्टेटमेंट को रिपब्लिक में लिखा है, द रिपब्लिक बुक में। और रिपब्लिक बुक जो बनी उसमें उसका एक विद्यार्थी कौन था? द एकेडमी का एक स्टूडेंट था, जो कि प्लेटो का स्टूडेंट था। प्लेटो का शिष्य बना अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति का समग्र विश्लेषण करके एक राजनीति द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। राजनीति विज्ञान का फादर, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स? राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? तो कहेंगे राजनीति विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी राजनीति को जानने के पहले, पॉलिटी को जानने के पहले जानना है कि पॉलिटिक्स आया कहां से। तो राजनीति विज्ञान का पिता कौन बनता है? अरस्तु। अब अरस्तु का शिष्य कौन बनता है? सिकंदर। राजनीति को अग्रसारित करने का बहुत महान कार्य सिकंदर ने किया है। सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है, आपने सुना होगा, इसका अलेक्जेंडर नाम से है। सिकंदर को विश्व विजेता भी कहा जाता है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है मिलाने के लिए कि प्लेटो का गुरु कौन है? तो प्लेटो का गुरु सुकरात है। कभी कभी पूछ रहा सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो है। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु है। अरस्तु का शिष्य कौन है? सिकंदर है। कभी कभी मेल करने के लिए पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि बात क्रम सजाइए, सुकरात के बाद कौन आता है? प्लेटो आता है। प्लेटो के बाद कौन आता है? अरस्तु आता है। अरस्तु के बाद कौन आता है? सिकंदर आता है। बच्चों ये बात ध्यान देना है। मैच करने का आ जाता है, तो मैच करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। आप सपा सिकंदर कर दीजिए। जिसको नहीं हो रहा है ध्यान रखिए, सपा सिकंदर, सपा सिकंदर हमेशा याद हो जाएगा। सपा का मतलब सुकरात, पा का मतलब प्लेटो, उसी में आ लगा, आ का मतलब अरस्तु, और उसके बाद सिकंदर। प्लेटो कहने का मतलब सपा सिकंदर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। और नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। धीरे धीरे हम सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करते चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है बेटा राज। देखिए होता क्या था
कि राज्य कंसेप्ट आया कहां से। अभी हमने संविधान के बारे में जाना कि संविधान क्या है, पॉलिटी क्या है। पॉलिटी के बाद आता है राज्य व्यवस्था, जो शब्द आया यहां पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था। अभी आपको पहले मैंने बताया था पुलिस, पॉलिटी पुलिस शब्द से बना हुआ है। पुलिस, पॉलिटी पुलिस शब्द से बना हुआ है। पुलिस का मतलब होता है राज्य। ग्रीक राज्यों में, जो यूनान के जो राज्य थे, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, उनको पोलिस कहा जाता था। यानी ग्रीक में जो है छोटे छोटे राज्य थे, छोटे राज्यों को क्या कहा जाता था, पोलिस कहा जाता था। छोटे राज्यों को पोलिस कहा जाता था। देखिए राजनीति की शुरुआत ग्रीक से हुई है। राजनीति समझ लीजिए, जो कहा गया कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, ये सही है, क्योंकि भारतीय संविधान उधार का थैला है कहने का मतलब है कि राजनीति की शुरुआत कहां से होती है, यूनान से होती है, ग्रीक से होती है। तो ग्रीक में जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको पोलिस कहा जाता था, उनको पोलिस कहा जाता था। अब उन्हीं के राज्यों को संचालित करने के लिए कुछ नियम कायदा बनाए गए। जो नियम कायदा कानून बने, कुछ व्यवस्थाएं बनी, यानी कोई अगर राज्य बना है तो राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनेंगे। उसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए, देखिए इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जैसे ग्रीक राज्यों को उस समय पोलिस कहा जाता था, ठीक है, रोमन राज्य को उस समय रेस पब्लिका कहा जाता था, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो राज्य शब्द की जो बात आती बेटा, राज्य शब्द आया कहां से, देखिए राज्य स्टेट शब्द आया कहां से। स्टेट शब्द जो है, स्टेट शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था, यहां स्टेटो लिखा रहना चाहिए, वो मैकियावेली था। मतलब स्टेट जो है, कभी कभी आ जाता है कि स्टेट शब्द यूज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैकियावेली था। उसने स्टेट को स्टेटो कहा था। क्या कहा था, स्टेटो। बाद में वही स्टेट तो स्टेट बन गया। स्टेट का मतलब होता है स्टेटो, मतलब स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था मैकियावेली ने। आपसे पूछा जाए कि राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मैकियावेली था। मैकियावेली ने राज्य शब्द का पहले प्रयोग किया था। और देश, अब ये कहा गया है कि इसी स्टेट को चलाने के लिए, इसी राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए। इसी को क्या कहा गया, इसी को संविधान कहा गया। उन्हें देश को चलाने के लिए प्रयुक्त मौलिक नियमों को संविधान कहते हैं, ठीक है। कंसेप्ट राज्य व्यवस्था, मतलब राज्य, यहां राज्य से मतलब नेशन से बेटा। आपका यूपी बिहार ये सब राज्य नहीं है। अभी राज्य के बारे में व्यापक कंसेप्ट हम लोग देखने चल रहे हैं कि किसी भी राज्य की व्यवस्था को संचालन के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून बनाए गए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। हम कहेंगे एक मोटिवेशनल कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, अरे संग्राम में जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संग्राम की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। बच्चों, यदि आपके अंदर क्षमता है, पावर है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। यहां पावर का मतलब वो नहीं है कि आपके पैसा की पावर है, आपकी स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए। आपके अंदर स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए। स्ट्रांग विल पावर का मतलब है कि हम तो नदियां हैं, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिधर चल जाएंगे उधर रास्ता बन जाएगा। ये ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अभी आपने राज्य के बात में, राज्य वास्तव में होता क्या है, इसकी संकल्पना को हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए बच्चों, राज्य, आपने बोला कि राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति मैकियावेली है। राज्य कहां से आया, यूनान से आया। और जब राज्य आता है तो ये व्यापक कंसेप्ट हो जाता है। इसी राज्य में सारी दुनिया समाहित है। राज्य यहां मतलब है बेटा, राज्य से मतलब यहां नेशन से। यहां राज्य से मतलब क्या है, नेशन से है। यहां राज्य से मतलब राष्ट्र से। क्या है, राष्ट्र या नेशन।
यहां राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं। किसी भी राज्य के 4 एलिमेंट हैं। देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट स्पेन के, यू कैन से जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। किसी भी राज्य के 4 तत्व होते हैं। वो 4 तत्व कौन है कि उसकी एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए और निश्चित भूभाग होना चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता मतलब स्वयं का प्रभु। यहां संप्रभुता शब्द से मतलब है स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु मतलब वो अपना मालिक स्वयं हो, वो देश अपना मालिक स्वयं हो, उसके ऊपर चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी सारे डिसीजन लेने की आजादी हो, उसी को बोलते हैं संप्रभु। और उसकी एक सरकार होनी चाहिए। मतलब किसी भी राष्ट्र में अगर 4 तत्व नहीं हैं तो ये राज्य की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। हमारा देश जब ब्रिटिश गुलाम था तो हमारा शासन कौन करता था? ब्रिटिश महारानी करती थी। हम उसका संचालन इंग्लैंड से होता था। तो हम तो जनसंख्या हमारे देश में थी, हमारा भूभाग भी था, हमारी सरकारें भी होती थी यहां मिला करके, लेकिन हमारे देश में संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता नहीं थी क्योंकि हमारा डिसीजन लेने के लिए हम आजाद नहीं थे। मेरा डिसीजन कौन लेता था? ब्रिटेन की महारानी लेती थी, ब्रिटेन का राजा लेता था। कहने का मतलब हम संप्रभु नहीं थे, इसलिए उस समय हमको राष्ट्र नहीं कहा जाता था। तो राष्ट्र की परिभाषा तभी लागू होती है, कोई राष्ट्र तभी कहा जाएगा जब इसके अंदर चारों तत्व मौजूद होंगे, जब 4 एलिमेंट मौजूद होंगे। ठीक है बच्चों, आज से जान देना कि राज्य क्या होता है। राज्य के 4 तत्व होते हैं। निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपका यूपी एक राज्य है? बता सकता है कोई बच्चा? क्या यूपी एक राज्य है? नहीं, क्योंकि इसकी जनसंख्या तो है, इसकी जनसंख्या तो है, भूभाग भी है और क्या है? सरकार भी है। सरकार योगी जी तो हैं, लेकिन आंतरिक और बाहरी संप्रभुता मेरे पास नहीं है। हम अगर देश के बाहर कोई डिसीजन लेना हुआ तो हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए यूपी एक नेशन नहीं है, वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। उस राज्य की यहां बात कही जा रही है जिसके 4 तत्व हों। जनसंख्या भी होनी चाहिए, निश्चित भूभाग भी होना चाहिए, संप्रभुता भी होनी चाहिए और उसकी सरकार भी होनी चाहिए। हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं। वो राज्य मतलब होते हैं एक आंतरिक रूप से अपने अंदर संप्रभु हैं, लेकिन बाह्य रूप से लोग संप्रभु नहीं हैं। यहाँ संप्रभुता का मतलब होता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से वो संप्रभु होना चाहिए। उसको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी सरकार चलाने की क्षमता होनी चाहिए, उसी को संप्रभु कहा जाएगा। नहीं तो ये राज्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं बच्चों। अब आती संप्रभुता को हम थोड़ा जानना चाहेंगे व्यापक रूप से। संप्रभुता होती क्या है? सॉवरेनिटी होती क्या है? संप्रभुता है क्या? संप्रभुता के जैसे शाब्दिक अर्थ बच्चों हमने बताया। संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु, जो अपना मालिक स्वयं हो। स्वयं प्रभु, स्वयं का प्रभु, यानी स्वयं मालिक हो अपने आप का, स्वयं का मालिक, स्वयं का मालिक। कहने का मतलब जिस राष्ट्र को आंतरिक मैटर में और एक्सटर्नल बाहरी मैटर में, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को बाहरी और आंतरिक मामले में पूरी स्वतंत्रता है, आजादी है डिसीजन लेने के लिए। अभी आपने देखा हमारे देश का स्वयं प्रभु कौन है इस समय? कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। चाहे अमेरिका हुआ
चाहे चाइना हुआ, चाहे जापान हुआ, सबसे बाहरी देश की बातें जो संधियां होती हैं, सारे झगड़े होते हैं, उनको निपटाने में वही मुहिम भूमिका अदा करते हैं। तो कहने का मतलब इंटरनल, आंतरिक रूप से उसे आंतरिक रूप से आजादी होनी चाहिए, आंतरिक रूप से अपने देश में सारे डिसीजन लेने में उसकी क्षमता हो, वही क्या कहलाया जाएगा, आंतरिक संप्रभुता। एक्सटर्नल, बाहरी संप्रभुता। बाहरी मतलब हम अगर किसी अन्य देश के साथ अपने सारे डिसीजन लेते हैं, अपनी सारी क्षमताओं का आकलन करते हैं, चाहे युद्ध हुआ, चाहे संधि हुआ, चाहे व्यापारिक समझौता हुआ, अगर इस टाइप का हमारे अंदर डिसीजन है, लेने की क्षमता है, तो हम बाहरी रूप से संप्रभु हैं। ठीक है। तो इंडिया आजादी के पहले भारत क्या था? एक्सटर्नल आजादी नहीं थी, बाहरी रूप से संप्रभु नहीं था, अंदर से तो था लेकिन बाहरी रूप से संप्रभु नहीं था। ठीक है। ब्रिटेन की महारानी का शासन चलता था। तीसरा आता है नाम मात्र की प्रभुता। नाम मात्र, यहां नाम मात्र से मतलब है नॉमिनल, यहां मतलब है नॉमिनल। नॉमिनल संप्रभुता किसके पास है इंडिया में? भारत में नाम मात्र की संप्रभुता किसके पास? हाँ बच्चों, देख रहे थे हमने, आपने देख लिया इंटरनल आंतरिक और एक्सटर्नल बाहरी। यानी आंतरिक रूप से संप्रभु मतलब कोई भी देश आंतरिक रूप से अपना डिसीजन लेने में यदि आजाद है, स्वतंत्र है, समर्थ है, तो आंतरिक संप्रभु हुआ। एक्सटर्नल में बाहरी तरीके से, मैंने बताया कि देश आजादी के पहले बाहरी रूप से संप्रभु नहीं था, क्योंकि हमारे देश का सारा डिसीजन अमेरिका और इंग्लैंड की महारानी लिया करती थी। ठीक है। हम तो आजाद नहीं थे, इसलिए हम संप्रभु नहीं थे। अब बात आती है नाम मात्र का संप्रभु कौन है? नॉमिनल, अभी बताया थी नॉमिनल, नाम मात्र का संप्रभु हमारे पास कौन है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का संप्रभु होता है, प्रेसिडेंस, क्योंकि वो रबर स्टैंप होता है। मैंने आपका बताया कि हमारे जैसे परिवार में दादाजी हैं, बुढ़े हो गए, वो करोड़ों के मालिक तो हैं, लेकिन वो चेक पे केवल साइन करने के लिए होते हैं, और सारा पैसा हजम कौन करता है? हमारे पापा करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से तो नॉमिनल संप्रभु हमारे देश में कौन होता? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति एक रबर स्टंप होता है, चूंकि सारा डिसीजन मंत्रिपरिषद करती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनल संप्रभुता हमारे देश में किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में नाम मात्र का संप्रभु कौन है, तो आपका सीधा एक ही उत्तर होना चाहिए कि भारत में नाम मात्र का संप्रभु राष्ट्रपति होता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं है, पावर नहीं दी गई है, उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति केवल रबर स्टंप के समान है, कि रबर स्टंप पे है कि साइन कोई कर दे, मुहर कोई लगा दे। कहने का मतलब, अब दूसरा देखिए, पॉपुलर लोकप्रिय कौन? चौथा है हमारे पास पॉपुलर संप्रभुता किसके, लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है? तो बच्चों ध्यान देखना, भारत देश में लोकप्रिय संप्रभुता भारतीय जनता के पास है, क्योंकि यही जिसको बनाती है उसी को बिगाड़ती भी है। भारतीय जनता के पास, भारत में लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास। यानी हमारे देश की जनता चाहे किसी को विधायक बनाती है, किसी को सांसद बनाती है, किसी को प्रधानमंत्री बनाती है, किसी को राष्ट्रपति बनाती है। ठीक है। तो लोकप्रिय मतलब पॉपुलर, पॉपुलर सॉलिडिटी हमारे देश में किसके पास है? हमारी जनता के पास। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम पूछा गया, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया। ये जो बताया जा रहा है बच्चों, एग्जाम के लिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा भारत में लोकप्रिय संप्रभु कौन है, तो भारत की जनता है। आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि भारत में लोकप्रिय संप्रभुता कौन है? भारतीय संविधान है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जनता है। तो आपका ऑप्शन जनता होना चाहिए, क्योंकि जनता ही हमारे देश में सबसे लोकप्रिय है। वही देश का वास्तव रूप से बताया भी गया है कि डेमोक्रेसी क्या है। अब्राहम डेमोक्रेसी की जो परिभाषा दिया है अब्राहम लिंकन ने, कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सरकार है। यहां हमारे देश में लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है रियल, वास्तविक संप्रभुता कौन है? देखिए हमारे देश में रियल में राजा कौन राज्य करता है?
इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चाहे जहां घूमे, चाहे अमेरिका घूमे, चाहे जापान घूमे, चाहे चाइना घूमे, खूब आजादी है, सारे देशों का भ्रमण करने की आजादी है, सारे देशों में सब कुछ, सारे डिसीजन लेने की पावर है। तो कहने का मतलब रियल संप्रभुता किसके पास है? हमारे वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास। नाम मात्र की राष्ट्रपति के पास है, रियल संप्रभुता वास्तव में किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। आप देखिए हमारे देश में चूंकि लोकतंत्रात्मक प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में रियल जो है मंत्रिपरिषद का मालिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश विदेश में जितने भी सारे डिसीजन लेना हुआ कौन लेता है? हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं। ठीक है, आज हमारे प्रधानमंत्री जो है विश्व के महानायक बने हुए हैं। विश्व का महानायक बनकर उन्होंने दिखा दिया। वास्तव में माना जाए इस समय देश का सबसे बड़ा महानायक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने अपने लोकप्रियता हासिल करके और रियल में अपनी सत्ता का प्रयोग करके दिखा दिया कि देश में भारत भी एक सभ्यता की कड़ी रहा है और कड़ी रहेगा और हमेशा रहेगा। इन्होंने देश को एक विश्व गुरु की तरफ ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ध्यान दीजिए। और देखिए रियल संप्रभुता किसके पास है? वास्तव में रियल संप्रभुता प्रधानमंत्री के पास है। लीगल संप्रभुता किसके पास है? कानूनी रूप से हमारे देश में कौन संप्रभु है? कानूनी रूप से हमारे देश में संप्रभु हमारे देश का संविधान। आप देखिए कोई संविधान से ऊपर है? कोई नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी हो, लेकिन कानून सबको अपने दायरे में लेकर नचा देता है। अगर कानून हमारे यहां देखा जाए तो वो लीगल रूप से वही संप्रभु है। तो आपसे कहा जाए कि भारत में कानूनी संप्रभुता किसके पास है? भारतीय संविधान के पास है। भारतीय संविधान यहाँ लीगल रूप से संप्रभु है। आपने देख लिया। तो कानूनी संप्रभुता किसके पास है? भारतीय संविधान के पास है। भारतीय संविधान के पास, ये ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों इस टाइप क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि भारत में नॉमिनल नाम मात्र का संप्रभु कौन है? याद दिला दो, वनडे एग्जाम के लिए स्पेशली है। भारत में नाम मात्र का संप्रभु कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारत में पॉपुलर संप्रभु कौन है? मतलब लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है? लोकप्रिय संप्रभुता भारतीय जनता के पास है। भारत में रियल वास्तविक रूप से संप्रभुता किसके पास है? भारत में रियल मतलब वास्तविक रूप से संप्रभु प्रधानमंत्री है। अब पूछा जाए कि भारत में कानूनी रूप से संप्रभु कौन है? भारत में कानूनी रूप से संप्रभु भारतीय संविधान। बच्चों आज हम एक कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना सहयोग और अपनी सारी शिकायतें हमें दें। अपना सारा जितना भी कमेंट है, अगर कुछ कमियां हो तो इस क्लास में हमको शेयर करें और हम हमेशा आपको नए नए कंटेंट देंगे, नए नए विचार देंगे, नए नए हाइपोथेसिस देंगे, जिसका आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम और मेरा वेदा परिवार आपके लिए हमेशा आपकी सफलता के लिए तत्पर रहेंगे। इसलिए हम कहेंगे, हम तो नदियां हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल जाएंगे उधर रास्ता बन जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।